इनविंसिबल आयरन मैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से टोनी स्टार्क जो है अपने पुराने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में लाने के बारे में सोच रहा है, जिसमें से एक मिस्टर कार्सन होते हैं जो कि जबरदस्त किस्म के इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और अब टोनी का भी कुछ ऐसा इरादा है कि वो इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर काम करेगा और अपनी रिपर्सल टेक्नोलॉजी की मदद से उनको बहुत ही ज्यादा तेज बना देगा। इसी के साथ हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे टोनी स्टार्क के जो पुराने आर्मर्स थे जो कि उससे छीन लिए गए थे जब पूरा का पूरा डार्क रेन का इवेंट हुआ था, वो सारे के सारे आर्मर जो है बेसिकली स्टीव रॉजर्स ने उसको लाके वापसी कर दिए हैं। और टोनी उन्हीं आर्मर्स का इस्तेमाल करके, उन्हीं के पार्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी नई सुपर कार को बनाने के बारे में सोच रहा है। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत दोबारा ओक्लाहोमा के अंदर ही सही होती है, जहां हम देखते हैं कि इस वक्त पेपर पॉट जो टोनी स्टार्क से एक चीज की रिक्वेस्ट कर रही है और वो यहाँ पे बेसिकली टोनी स्टार्क से ये कह रही है कि जो रिपर्सल टेक्नोलॉजी तुमने मुझसे वापसी ले ली थी जब तुम्हें उसकी जरूरत थी, अब मुझे वो वापसी चाहिए। यानी कि मैं दोबारा से जो रेस्क्यू आर्मर को चाहती हूँ और तुमने मुझसे इस बात का वादा करा था कि मैं अगर तुम्हें उस वक्त वो दे दूंगी चीज जो कि तुम्हारी है तो तुम मुझे बाद में एक दूसरी बना के दोगे। मैंने इस कंपनी के अंदर अपने सालों लगा दिए इस कंपनी को कुछ बनाने के लिए, तुम्हें कुछ बनाने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए, तो इसलिए अब मैं वापसी अपनी आर्टी को चाहती हूँ और अपने सूट को वापसी पहनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी आर रेस्क्यू अगेन। तो इसे टोनी बोलता है कि पेपर देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो तुम इस वक्त चाह रही हो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। और वो इसीलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता हूँ, बल्कि वो इसीलिए क्योंकि वो चीज है वो तुम्हें बहुत ज्यादा खतरों में डाल सकती है। तुम एक जबरदस्त किस्म की टारगेट बन जाओगी और लोग तुम्हारे पीछे आएंगे और अब मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनूं। तो पेपर बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है इन सारी की सारी बातों के लिए और इस वक्त तुम जो बातें कर रहे हो वो सिर्फ बकवास है और कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि जब मैं उस आर्मर के अंदर मौजूद थी तो उसके जरिए मैंने कितनी जिंदगियों को रेस्क्यू करा था और उसी आर्मर का इस्तेमाल करके मैंने मारिया हिल और ब्लैक विडो को एवेंजर्स टावर से निकाल के लेकर आई थी जब ऑसबॉर्न हर चीज को कंट्रोल कर रहा था और हमारे पीछे लगा हुआ था। डॉक्टर लिस जो कि हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ही मेरी पूरी की पूरी सर्जरी करी थी और उन्होंने मुझे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाया था टोनी, तो वो दोबारा मेरे साथ ये भी कर सकते हैं। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है टोनी, मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ, मैं इसके बारे में जानती हूँ। मुझे एक नया सूट चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए इस तरह लिक्विड जैसा सूट नहीं बना सकते जैसा तुम्हारा है, लेकिन अब जैसा कि तुम वापसी आ चुके हो, तुम पहले से ज्यादा स्मार्टर हो चुके हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए पहले से कुछ ज्यादा बेहतर बनाओ, मोर पावर, मोर स्पीड और शाइनर। मैंने देखा कि तुम्हारे नए वाले सूट के अंदर मल्टीपल रिपल्सल नोड्स मुझे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ज्यादा पावर को अपने अंदर जो है कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा रेस्क्यू आर्मर भी मल्टीपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सर्स के साथ बनाओ ताकि मैं जल्द से ज्यादा लोगों को जान से बचा सकूं और जब उसके साथ तुम बैड गाय से लड़ रहे हो। उसी तरह देखते हैं कि टोनी स्टार्क बेसिकली अपना सर पकड़ लेता और कहता है कि पेपर डैम इट, बस तुम प्लीज खामोश हो जाओ। तो डॉक्टर लिस बोलते हैं कि आई विश कि मैं इसकी जगह यहाँ पे कहीं और बैठा होता, लेकिन हम जो कभी कभार ख्वाहिश करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती है। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि देखो, सबसे पहली बात मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने उन सारे के सारे डिजाइन को बनाना छोड़ दिया है और ना ही मैंने आयरन मैन के किसी सूट को एक प्राइमरी वेपन के लिए बनाया है। तो पेपर बोर्ड बोलती है कि अच्छा, तो हल्क बस्टर वाले आर्मर के बारे में क्या ख्याल है? तो टोनी बोलता है कि ज्यादा होशियार होने की जरूरत नहीं है, वी ऑल ऑफ अस वी ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग, हमने सब कुछ खो ही दिया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। तो वहीं से पेपर बोलती है टोनी, आखिरकार तुम्हें वो सब कुछ कितना याद है? जब हम लोग भाग रहे थे ऑसबॉर्न से तो उसके बारे में तुम्हें कौन कौन सी बातें याद हैं? और इसी तरह हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे टोनी स्टार्क और पेपर पॉट जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो चुके होते हैं उस पूरी की पूरी लड़ाई के दरमियान जब वो लोग भाग रहे होते हैं। तो टोनी बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तो पेपर बोलती है कि सच कहा तुमने, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वेल, मुझे ये बताओ आखिरकार कि तुम्हारे सीने के ऊपर जो यूनी बीम लगी हुई है आर्मर के अंदर, उसकी क्या सिविलियन एप्लीकेशन है? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा हर एक आर्मर वो वेपन की तरह ही बनाया जाता है। तो टोनी बोलता है कि हियर्स द डील, देखो तुम इस वक्त स्टार्क रेजिलिएंट की सीईओ हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस वक्त जो सारा का सारा फोकस करना चाहिए वो इस पूरी कंपनी को खड़ा करने में लगाना चाहिए। तुम्हें इस वक्त ये फिगर आउट करना है कि किस तरीके से हमें अपनी कंपनी को दोबारा वहां पे खड़ा करना है कि हम कुछ अपने आप को साबित कर सकें। अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो हम उसके बाद ही इसके बारे में कुछ सोचेंगे करने के लिए, और तुम ये सारी की सारी चीजें पहले अगर कर लेती हो, अगर हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम जो है बेसिकली इसके बारे में दोबारा से बात करेंगे। तो तब तक के लिए ऑफिस के अंदर मिलते हैं मिस स्पॉट्स। तो वहीं से मिस स्पॉट्स बोलती हैं, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहने वाले हो, तो मेरे ख्याल से अगर तुम्हें ऑफिस पहुंचना तो थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 10:30 बजे वाली तुम अपनी मीटिंग को मिस नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें पहुंचना ही होगा। और इसी तरह हम देखेंगे बेसिकली यहाँ पे टोनी स्टार्क आज एक और बंदे से मिलने के लिए आया है जो कि उसकी पुरानी साथी रह चुकी है जिसका नाम बैम्बी होता है, और एक तरह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमेन बन चुकी है और टोनी बेसिकली उसको अपने पूरे के पूरे काम के अंदर शामिल करना चाहता है। और यहाँ पे बैम्बी बताती है कि किस तरीके से उसने कुछ अजीब और गरीब छोटे छोटे काम करके, जिसके अंदर उसने सिर्फ $25,000 लगाए थे, उसने उस पूरी की पूरी कंपनी को इतना बड़ा बना के बेच दिया कि उसके जरिए उसको $8 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। तो टोनी स्टार्क देखिए एकदम हैरत में रह जाता है और हमें यहाँ पे बिल्कुल शार्क टैंक की याद आ गई है कि किस तरीके से यहाँ पे बिजनेस वगैरह की बातें हो रही हैं।
तो इसे बाम भी बोलती है कि इतना भी ज्यादा रूड होने की और हैरान होने की जरूरत नहीं है स्टार्क, मुझे पता है कि तुम्हें इस वक्त जेलसी हो रही है कि तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। तो टोनी बोलता है कि डैम राइट, मुझे जेलसी हो रही है बाम भी, तुम सच में एक सीरियस वुमेन हो और काम को बहुत ज्यादा ध्यान से रखती हो, तो मैं तुम्हारे यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम वापसी क्यों आई हो और अभी ही क्यों? आखिरकार पेपर ने तुमसे ऐसा क्या कहा है जो तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई? तो वहीं से बाम भी बोलती है कि मिस्टर स्टार्क, मैंने जो है अपने बिजनेस को बहुत ही समझदारी से चूज किया है। मैं जिस भी किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाती हूँ, जिसको सपोर्ट करती हूँ, तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी लॉजिक होती है और मुझे पता होता है कि उसका कुछ ना कुछ बनने ही वाला है। और वैसे भी अब इन सारे के सारे दूसरे आइडियाज से मैं काफी बोर हो चुकी हूँ। तो टोनी बोलता है कि बाम भी देखो, मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता दूं कि अगर तुम इस कंपनी के अंदर आ रही हो तो तुम्हें यहाँ पे कोई पे चेक नहीं मिलने वाला कहीं महीनों तक, क्योंकि अभी हमारे पास एक रेगुलर ऑफिस स्पेस भी नहीं है, ना हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, हमारे पास जीरो स्टाफ है। हम स्टार्क रेजिलिएंट को स्टार्क रेजिलिएंट सिर्फ एक पेपर की बुनियाद पर कह रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। जैसा कि तुम्हें मेरे बारे में पता ही है कि मैं एक आयरन मैन भी हुई, मतलब मेरा एक और पार्ट टाइम जॉब है जो मुझे एवेंजर्स के साथ ध्यान देना होता है, और मतलब दुनिया भर के टारगेट जो है वो मेरे ऊपर होते हैं और मुझे उन सबको भी झेलना पड़ता है। इसका मतलब कि इस कंपनी के अंदर मैं अपना 100% नहीं दे सकता हूँ। मैं कभी यहाँ भाग रहा हूँ तो कभी वहाँ भाग रहा हूँ और मुझे सारी की सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। लेकिन यहीं पे जो दूसरी मेरे बराबर में औरत खड़ी है वही एक अकलौती चीज़ है जो कि इन सारी की सारी चीज़ों को एक जगह पे समेट के रखती है। लेकिन अब मुझसे ये जिद कर रही है कि मैं इसके सीने के अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी लगा दूँ, और अपेरेंटली ये भी ड्रेसअप खेलना चाहती है। तो मैंने इससे इस बात का वादा तो कर लिया है कि ये जो चाहती है मैं उसको वो दे दूंगा। मैं तुमसे सच कहूँ तो इस वक्त चीज़ें बिल्कुल भी उस तरह से नहीं चल रही जो कि तुम्हारे हिसाब से चल रही होंगी। जैसा तुम सोच रही होगी कि मैं स्टार्क हूँ तो मेरे पास बहुत कुछ होगा, मेरे पास इस वक्त जो एक कॉफ़ी पॉट तक मौजूद नहीं है। तो तुम समझ सकते हो कि इस वक्त मेरी क्या हालात हैं। तो इसे बाम भी मुस्कुराते हुए बोलती है, तो तुम आखिरकार ये सब कर क्यों रहे हो? तो टोनी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को एक चीप एनर्जी दे सकूँ, वायरलेस, इन्फिनिटली और बिल्कुल प्योर, जिसके अंदर कोई गंदगी मौजूद ना हो, जिसके अंदर कोई रेडिएशन ना हो, जिसको कोई साइड इफेक्ट ना हो, और पूरी की पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल से जो है वो डिपेंडेंसी खत्म कर दे अपनी। और ये सारा का सारा मेरा ड्रीम है जो कि मैं अपनी लाइफ टाइम के अंदर पूरा करना चाहता हूँ। आयरन मैन जो है वो एक तरह का रैपर है, लेकिन कंज्यूमर ग्रेड रिपल्सल पावर जो है वो उसके अंदर लगी हुई एक तोहफे की तरह है। तो इसे बाम भी बोलती है कि मिस्टर स्टार्क, आपकी सारी की सारी चीज़ों को सेटअप करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी न्यूमरस जो है टैग, बिजनेस और डेवलपमेंट ब्लॉग्स वगैरह मौजूद है जो कि मैं आपको पढ़ने के लिए ज़रूर दूंगी। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स उन बच्चों ने लिखी है जो कि अभी भी ग्रेजुएशन करके अपने स्कूल से बाहर निकले हैं, और मैं इन लोगों को खास करके इनके ऊपर नज़र रखती हूँ, क्योंकि इनमें से 4 जो पर्टिकुलर लोग हैं उनके ऊपर मेरी नज़र मौजूद है। इनको मैंने रेड फ्लैग्स कर दिया क्योंकि इनका दिमाग और इनके काम इतने ज़्यादा शातिर हैं कि फ्यूचर में जाके ये आपकी कंपनी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे लिए फ़ायदे का काम यही होगा कि हम इनको अभी ही हायर कर लें, और ताकि ये लोग अपना आगे कुछ ना कर सकें। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बाम भी जो है वो अपना फुल बिजनेस माइंड चलाते हुए, शार्क टैंक खेलते हुए टोनी स्टार्क को बता रही है कि किस तरह से उनके फ्यूचर के अंदर जो बच्चे जो अभी पढ़ के निकल रहे हैं वो उनके लिए एक कंपटीशन बन सकते हैं। तो उन बच्चों को उनको अभी ही हायर कर लेना चाहिए ताकि वो जो भी काम करें अपनी इसी कंपनी के लिए करें और आगे वो किसी और को कॉम्पिटिशन ना बना सकें। तो उसी तरह वो बोलती है कि मैं सारी की सारी बातों को आज से ही शुरू करना चाहूँगी। और उसी तरह हम लोग यहाँ से टोक्यो के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि टोक्यो जैसा कि एक ज़बरदस्त किस्म की बिजी सिटी है, तो वहाँ पे अलग अलग लोग घूम रहे होते हैं, जहाँ पे एक आदमी जो है वुल्वरीन बन के घूम रहा होता है और सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि इन्हीं लोगों के बीच में कुछ अजीब और गरीब लोग आते हैं जो कि ज़बरदस्त किस्म के आर्मर्स पहने होते हैं और अपनी गन्स वगैरह निकाल के सबको जो है अटैक करना शुरू करते हैं, और एक तरह की वो मशीन को जो है यहाँ पे इस पूरे की पूरे रेलवे स्टेशन के ऊपर लगा देते हैं और वो कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे वो ज़्यादा कुछ कर ही सकें, हम देखते हैं कि वहाँ पे डेट्रॉयड स्टील पहुँचता है एक नए तरह के कलर्स के अंदर जो कि जापान को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहीं पे वो पूछता है आखिरकार यहाँ पे किस किस्म का अटैक किया गया है। तो वो लोग उसको जापानीज में बताते हैं और उसका आर्मर उसको ट्रांसलेट करके बता रहा होता है कि वो लोग अंदर शूट कर रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं। उसी तरह डेट्रॉयड स्टील बेसिकली वहाँ पे अंदर घुसता है और उन सारे के सारे लोगों को ज़बरदस्त तरीके से चीथड़े उड़ा के ख़त्म कर देता है। तो वहीं से वो दोनों पूछती हैं तो बताओ कि सब कुछ वहाँ पे कैसा चल रहा है। तो वो बताता है कि इन पूरे के पूरे आर्मर्स के अंदर जो तुमने वेपन्स लगाए वो बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं, ये तो पूरे पूरे कॉन्क्रीट वॉल्स के अंदर होल भी कर सकती हैं। तो वो दोनों कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम हैंडल ना कर सको, और इस बात को मेक श्योर करना कि जब तुम वहाँ से बाहर निकल कर आ रहे हो स्टेशन से तो जो सारा का सारा खून है उसको ज़रा साफ कर देना, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही जो मीडिया वाले इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए, और स्माइल करते हुए बाहर आना। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल यहाँ पे जो डॉक्टर लिस्क होते हैं वो बेसिकली पेपर पॉट्स को दोबारा से उस आर्क रिएक्टर को उसके चेस्ट के अंदर लगा रहे हैं और बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, इसके लिए तुम्हारी बॉडी को रिकवरी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो पेपर बोलती है कि हाँ मैं इसको अंडरस्टैंड कर रही हूँ डॉक्टर, लेकिन ये वर्थ इट होना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि वो अब बेहोश हो चुकी है और मैं इस प्रोसीजर को शुरू करने जा रहा हूँ। तो टोनी स्टार्क बोलता है कि हियर वी गो। तो बाम भी बोलती है क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगे? तो टोनी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तो कहती है कि तुम अब जो एक नई आयरन वुमेन बना रहे हो, आयरन मेडन बना रहे हो, या फिर तुम इसको क्या नाम देना चाहोगे? तो टोनी बोलता है कि मैं चाहता हूँ इसको रेस्क्यू बुलाना,
ये बिल्कुल भी आयरन मैन की तरह नहीं होने वाली है। आयरन मैन अभी भी प्राइमरीली जो है वो ऑफेंसिव डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पेपर का जो सूट होने वाला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला होगा। इसको आप पैरामेडिक इन नेचर समझ सकती हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई भी वेपन्स मौजूद नहीं होंगे। तो बाम भी बोलती है, आई थिंक ये जो तुम काम कर रही हो सच में बहुत ही ज़्यादा लवली है। तुम हमेशा से अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ करना चाह रहे थे बहुत लंबे अरसे से। तो टोनी बोलता है कि वेल ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि इसके अंदर मैंने उसी के पार्ट लगाए इसके आर्मर को बनाने के लिए, जो कि मेरा सबसे पहला आर्मर हुआ करता था। उसी के पार्ट्स को स्ट्रिप आउट करके उसको मेल्ट करके ही मैं इसके लिए एक नया सूट बनाने जा रहा हूँ। अब जैसा कि पेपर यहाँ पे पूरे के पूरे रिकवरी के फेज के अंदर मौजूद है, तो मुझे अब दूसरी चीज़ों को मेक श्योर करना है और री टी-शर्ट के पास जाके एक डैम सूट को बिल्ड करना होगा। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे दोनों के मोबाइल फोन बजते हैं और वो दोनों एक ही अल्फाज कहते हैं कि टोक्यो। और इसी तरह हम देखते हैं कि जनरल रोड्स यहाँ पे बैठे हुए होते हैं अपने वॉर मशीन आर्मर के अंदर, और टोनी उनके पास आके बोलता है कि रोडी। तो रोडी बोलता है कि क्या हुआ टोनी? तो रोडी बोलता है कि टोक्यो, क्या मैंने ठीक कहा? तो टोनी स्टार्क बोलता है कि हाँ। तो हम देखते हैं कि जनरल रोड्स यहाँ पे बोलते हैं कि मैं जो हूँ एक आर्मर्ड गनमैन हूँ, जो कि यहाँ पे बैठ के तो इसे टोनी बताता है कि आर्मर्ड गनमैन के पास किसी किस्म के लेजर वेपन्स मौजूद हैं और ज़बरदस्त तरह के मैश सूट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको पहले कभी पब्लिक ने एक्शन के अंदर नहीं देखा। हम लोग वहाँ पे ठीक टाइम पे पहुँच तो नहीं सकते उसको रोकने के लिए, लेकिन ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब हमें वहाँ जाके ही मिल सकता है। तो वॉर मशीन बोलता है कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ, मैं इस चीज़ को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें जो कि लास वेगास में मेरे साथ हुई थी। मैं एक वक्त में जो हूँ लास वेगास के अंदर हुआ करता था, मुझे सही तरीके से याद तो नहीं कि वो कब की बात है, लेकिन मुझे याद है कि मैं लास वेगास के अंदर था और वहाँ पे मैं जो हूँ कसिनो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जुएबाजी कर रहा था। मैं वहाँ पे अपना लक आजमाना चाहता था कि वाकई में क्या लक मेरे साथ है भी कि नहीं, और मैंने आजमाया तो मुझे पता चला कि लक तो बिल्कुल मेरे साथ ही है। मैंने एक छोटा सा दाव शुरू किया था, उसके ज़रिए मैं उससे जीतते गया और मैं ज़्यादा पैसे बनाते रहा, और जैसे जैसे मैं ज़्यादा पैसे बनाते रहा तो मैं उतने ही बड़े बड़े दाव लगाते रहा, और इसी तरह ही चलता रहा और मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे जीत दिया। मतलब सिर्फ 2 घंटे के बाद मैं $38,000 को जीत चुका था। और इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब तो मुझे दुनिया के अंदर कोई चीज़ हरा ही नहीं सकती है और मैं हमेशा ऐसे ही जीतने वाला हूँ। तो मैंने क्या करा कि उन सारे के सारे पैसे को दोबारा से बड़े दाव पर लगाया, लेकिन अब जो हूँ मैं पहली बार हारना शुरू करा और मुझे लगा कि सिर्फ छोटी सी हार है, अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है जो कि मैं यहीं से जीता हूँ, तो मुझे दोबारा लगा देना चाहिए। और इसी तरह मैं उसको बार बार लगाता रहा और बार बार हारता रहा। और जब ये पूरी की पूरी रात खत्म हुई तो मुझे ये लेसन मिला कि जो भी सारा का सारा पैसा मैं जीता था, मैं अपनी लालच के अंदर सारे के सारे पैसे को दोबारा हार चुका हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त मेरे साथ हो रही हैं, मतलब इस आर्मर के अंदर। जब मैं इस आर्मर के अंदर होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आज नहीं रुका, मैं इसी तरह अपने इस आर्मर को पहनते रहा और अलग अलग मिशन पे जाता रहा, तो हो सकता है कि वही मिशन मेरा आखिरी मिशन हो, मुझे कुछ भी हो सकता है। तो टोनी बोलता है कि डैम इट रोडी, तुम्हारी इन सारी की सारी बातों ने तो मुझे भी सोच में डाल दिया और अब मेरा भी जाने का दिल नहीं चाह रहा है। तो रोडी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमें वो तो करना ही होगा ना जो हम करते हैं। तो टोनी बोलता है कि तुमने ठीक कहा, हमें वहाँ पे जाना ही होगा क्योंकि हमें यही तो करना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग अपने मोबाइल में देख रहे होते हैं कि किस तरीके से लोग चिल्ला रहे हैं और ये सारा का सारा फसाद हो रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जनरल बेबेज जो होते हैं वो भी सारी की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि मिसेस हॉक्स फौरन से जस्टिन हैमर को कॉल मिलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। तो उनकी सेक्रेटरी बोलती है कि ये कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार कॉन्सिडेंस है सर कि लाइन नंबर 2 के ऊपर वो आपकी कॉल का इंतजार ही कर रखी हैं। तो जनरल बोलते हैं कि फ़ौरन से दरवाजे बंद कर दो। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जस्टिन हैमर जो है अपनी बेटी के साथ, अपने आर्मर के साथ प्रेस न्यूज़ के अंदर आ रहा है और ज़बरदस्त तरीके से उसने अपना नाम बना लिया है। और वो बोलती है कि जनरल बेबेज आप तो न्यूज़ को देख ही रहे होंगे, तो आपने कुछ ज़बरदस्त तरह की चीज़ देखी कि नहीं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जस्टिन हैमर ने जो है वो इस सारे के सारे डेट्रॉइट स्टील वाले आर्मर को जाके जापान गवर्नमेंट को भेज दिया है और उनके लोगों को जाके प्रोटेक्ट कर रखी है। तो बेसिकली जस्टिन हैमर ने ये सब इसीलिए करा है ताकि जल्द से जल्द हैमर बेबेज जो हैं वो इनको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दें डेट्रॉइट स्टील का, ताकि वो देखें कि अगर जापान वाले इस टेक्नोलॉजी को ले लेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। तो इसे जनरल बेबेज बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, मैं अभी तुम्हारी बात करवाता हूँ, फौरन इस डील को डन करता हूँ। और अगले पल बेबेज जो है मिस्टर सेक्रेटरी को कॉल मिलाते हैं और कहते हैं कि हमें अभी इसी वक्त जो है हैमर इंडस्ट्रीज के साथ बिजनेस करना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क और रोडी वहाँ पे सोच में होते हैं, लेकिन अगले पल वो दोनों अपने आर्मर्स को पहनते हैं। और टोनी बोलता है कि वेल प्लीज़ डायरेक्टर हिल को ये ज़रूर बता देना कि हम लोग जापानीज एयर स्पेस के अंदर कुछ ही मिनट के अंदर घुसने वाले हैं। तो रोडी बोलता है कि टोनी क्यों ना हम दोनों वहाँ तक रेस करें। तो वहीं से आयरन बोलता है ये हुई ना बात, इसी के बारे में तो मैं सोच रहा था, लॉन्च। तो इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन और वॉर मशीन दोनों जो है वो बेसिकली टोक्यो के अंदर जा रहे हैं सारी की सारी चीज़ों को पता करने के लिए कि कौन वहाँ पे इतने ज़बरदस्त तरह के एडवांस आर्मर्स को इस्तेमाल कर रहा है और टोनी स्टार्क का नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। टू बी कंटिन्यूड।